हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जैक बोर्ड क्लास 12 का फिजिक्स का मॉडल पेपर सेट 1 डिस्कस करेंगे। इनमें दिए हुए आंसर सही हैं, 100% सही हैं और आप इसी प्रकार का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें ताकि कोई भी टॉपिक आपको समझने में दिक्कत ना हो। साथ ही मैंने इस आंसर शीट के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी की तैयारी अच्छे से हो सके और अच्छा स्कोर कर सकें और इस चैनल को बनाने का मोटिव पूरा हो सके। तो हम देखते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर फिजिक्स भौतिकी क्लास 12 सेट 1। इसमें आप देख सकते हैं फुल मार्क्स 70 है, पास मार्क्स 23। इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकल इस बार होगा। बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन था कि प्रैक्टिकल होगा कि नहीं होगा इस बार, तो इससे ये कंफर्म हो गया है कि अब प्रैक्टिकल होगा। तो इसमें आप जनरल इंस्ट्रक्शन सबसे पहले पढ़िए। तो जनरल इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं ग्रुप ए 20 MCQs 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, कैरिंग 1 मार्क्स, 1 मार्क्स पर क्वेश्चन। ग्रुप बी 7 fill in the blanks 1 marks each. Group C 7 very short answer type questions carrying each 2 marks. Group D 5 short answer type questions carrying 3 marks. Group E 2 long answer type questions carrying 7 marks. ग्रुप ई में आपको हर एक क्वेश्चन में एक ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें कोई भी आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कैरिंग 7 मार्क्स। तो अब आ जाते हैं हम ग्रुप ए की तरफ। तो ग्रुप ए में पहला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट और डिस्टेंस का यूनिट आप जानते हैं मीटर। तो ये हो गया वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर को हम Vm⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर बी होगा। इसे मैंने हाईलाइट कर दिया है आप लोग को दिक्कत ना हो समझने के लिए, इसलिए। द इलेक्ट्रिक सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड अ चार्ज स्पेरिकल सेल इज। तो इसमें हम ऑप्शन बी कॉन्स्टेंट लिखे हुए हैं क्योंकि इनसाइड द सेल देयर इज नो फील्ड इनसाइड द सेल। सेल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। इसके कारण पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। मतलब कोई भी पॉइंट का पोटेंशियल इनसाइड द सेल बराबर होता है पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, इसलिए इसका आंसर होगा बी कांस्टेंट। क्वेश्चन 3, इसको आप पढ़िए अच्छे से। अ चार्ज पार्टिकल हैज ड्रिफ्ट वेलोसिटी 8.4 into 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2.1 into 10⁻⁻10 वोल्ट पर मीटर। इट्स मोबिलिटी इज। इसमें पूछा गया है मोबिलिटी। तो मोबिलिटी आप पढ़े हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 8.4 into 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इसको आप डिवाइड कर दीजिए। 8.4 into 10⁻⁻4 को डिवाइड कीजिए 2.1 into 10⁻10 से, तो आपको आंसर आ जाएगा 4 into 10⁻6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। तो इसका आंसर आप समझ गए क्या होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 4 को पढ़िए। कर्चॉफ्स लूप रूल इज ए डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें हम नहीं मार्क किए लेकिन इसका ऑप्शन होगा डी आंसर। इसका आंसर होगा डी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। फॉर अ कंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो इसमें आप जे जो देख रहे हैं वो है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया, और ये जो आप साइन देख रहे हैं ये साइन है कंडक्टिविटी का। कंडक्टिविटी बेसिकली होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी 1/, रेजिस्टिविटी। तो ये इक्वेशन सही है, ये रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड यही सही है, ऑप्शन सी 5 का सी होगा। क्वेश्चन 6 में आते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ इज गिवन बाय। तो एम्पियर सर्किटल लॉ इज गिवन बाय बी। ये सिंपल इक्वेशन है एम्पियर सर्किटल लॉ का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 7। अ प्रोटॉन इंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 टेस्ला। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है 10 टेस्ला विथ वेलोसिटी 2 into 10⁻7 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल। तो इसमें आपको एंगल भी राइट एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री। द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटॉन इज। प्रोटॉन का आप चार्ज जानते हैं 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो इसको आप F इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा के फॉर्मूला से बना सकते हैं। F इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। साइन थीटा इसमें है साइन 90
और साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो आप F इक्वल टू क्यू VB से निकाल सकते हैं। तो इसमें आपको Q मालूम है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, V आपको मालूम है 2 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड, और B आपको मालूम है 10 टेस्ला। तो सिंपली आप 10 टेस्ला इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हम आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन 8 की तरफ। द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द करंट एलिमेंट इज प्रोपोर्शनल टू, इट इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो 1/r² होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। उसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9, द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज, ये तो आप सबको मालूम होगा, यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी। क्वेश्चन 10 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 ट्रांसफार्मर से है। इन ए स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर रेस्पेक्टिवली N1 एंड N2, देन, तो इसमें आप जानते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में NS इज ग्रेटर देन NP, मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। तो इसमें N1 जो है वो है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, और N2 जो है वो है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। तो इसीलिए हो जाएगा N2 इज ग्रेटर देन N1, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 11th में हम आते हैं अब। क्वेश्चन 11th, इसमें आप देख सकते हैं द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार जो चमकता है वो बेसिकली रिफ्रैक्शन के कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन 12 की ओर हम आते हैं। तो क्वेश्चन 12 आप देख सकते हैं, अ थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग angle 8 degree produces a deviation of 4 degree. The refractive index of the material of the prism is, तो इसमें आपको refractive index of prism निकालना है। आपको दिया हुआ है डेविएशन 4 डिग्री और रिफ्रैक्टिंग एंगल 8 डिग्री। तो इसमें आप पढ़ें डेविएशन इक्वल टू μ-1 इंटू एंगल, इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का हम बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 4 डिग्री इक्वल टू डेविएशन इसमें आपको दिया हुआ है 4 डिग्री। अब म्यू आपको निकालना है, μ-1 इंटू ए आपको दिया हुआ 8 डिग्री। इस फॉर्मूला में आप पुट कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो म्यू इक्वल टू 1.5 आपका आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन 13 की ओर। इसका आंसर 1.5 होगा, बी ऑप्शन होगा, 12 होगा बी। क्वेश्चन 13, टू लाइट सोर्सेस आर कोहेरेंट व्हेन दे प्रोड्यूसेस वेव्स ऑफ, दो लाइट सोर्स को अगर हम कोहेरेंट तभी कर सकते हैं जब वो इक्वल वेवलेंथ विद कांस्टेंट फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करे। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन 14 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना शोज द लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। तो इसमें आप ऑप्शन सी पोलराइजेशन ऑफ लाइट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस जो है ये तीनों फिनोमेना ट्रांसवर्स वेव एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों के द्वारा दर्शाया जाता है, लेकिन पोलराइजेशन ऑफ लाइट इज ओनली शोन बाय ट्रांसवर्स वेव। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 15 की ओर हम आते हैं। तो आइंस्टाइन्स इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, तो इसे आप ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में आप पढ़े हैं, तो इसका ऑप्शन बी होगा, एच न्यू इक्वल टू के मैक्स प्लस वर्क फंक्शन, दिस इज वर्क फंक्शन, के मैक्स इज काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम, एच मीन्स प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी। तो एच न्यू इक्वल टू के मैक्स प्लस वर्क फंक्शन। तो ये हो गया आपका राइट आंसर, बी 15 का बी होगा। हम 16 की ओर आते हैं। तो 16 है 1 becquerel इज इक्विवेलेंट टू, ये बेसिकली रेडियो एक्टिविटी चैप्टर का ये एमसीक्यू है। इसमें आप, इसका आंसर बी होगा, 1 डीके पर सेकेंड। 1 becquerel इज इक्वल टू 1 डीके पर सेकेंड। सो 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 डीके पर सेकेंड। हम क्वेश्चन 17 की ओर आते हैं। 17 आप देख सकते हैं, if decay constant of a radioactive substance is 5.3 into 10 to the power minus 3 per year, then its half life is, तो आप जानते हैं हाफ लाइफ होता है किसी भी सब्सटेंस का उसके क्वांटिटी को आधा होने में जितना समय लगे उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के। तो आप इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए 0.693 डिवाइडेड बाय 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो इससे आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 130.8 ईयर्स। तो ये
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। हम क्वेश्चन 18 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 18 है 1 AMU इज इक्विवेलेंट टू, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 AMU इज इक्विवेलेंट टू और इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसको हम अप्रोक्सीमेटली 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो 18 का बी होगा। 19 नंबर में आ जाते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड व्हेन डोपेंट एटम इज। डोपेंट एटम से आप समझते हैं, डोपेंट एटम मतलब होता है इम्प्योरिटी एटम, जिसे हम प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं ताकि उसे हम एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर बना सकें। तो इसमें पूछा जा रहा है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने में कौन सा डोपेंट एटम यूज होता है। तो पेंटावैलेंट, ट्राइवैलेंट, मोनोवैलेंट, बाइवैलेंट, ये ऑप्शन है। पेंटावैलेंट मतलब होता है जिसका वैलेंसी 5 है, ट्राइवैलेंट मतलब जिसका 3 वैलेंसी है, मोनोवैलेंट जिसका 1 वैलेंसी है, बाइवैलेंट मतलब जिसका 2 वैलेंसी है। वैलेंसी मतलब लास्ट सेल में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और उसे ऑक्टेट या फिर ड्यूएट फिल करने में कितना उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, उसको उसका हम वैलेंसी कहते हैं। तो पेंटावैलेंट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर एन रिप्रेजेंट्स फॉर नेगेटिव टाइप और पेंटावैलेंट मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड होगा प्योर सेमीकंडक्टर में। तो इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऐड होगा, उसके कारण इसमें जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर पेंटावैलेंट। तो 19 का ए होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स इज 20 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स इज अ यूनिवर्सल लॉजिक गेट, नॉट और एंड नैंड। तो आप जानते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट हम किसे कहते हैं। यूनिवर्सल लॉजिक गेट हम उस गेट को कहते हैं जिससे हम दूसरे अन्य गेट्स को भी हम बना सकें। तो नैंड गेट्स इज द यूनिवर्सल लॉजिक गेट। नैंड होता है और नॉर होता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। एंड और नॉट आर फंडामेंटल गेट्स। तो नैंड एंड नॉर इज द यूनिवर्सल लॉजिक गेट। तो इसी तरह ग्रुप ए का क्वेश्चन सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ग्रुप बी की ओर आते हैं। ग्रुप बी में आप देख सकते हैं 7 फिल इन द ब्लैंक्स है, कैरिंग 1 मार्क्स ईच। तो इसमें पहला का ऑप्शन देख सकते हैं, व्हाट इज मतलब डैश इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अवेलेबल इन फ्री स्टेट। तो फ्री स्टेट में अगर एटलीस्ट वैल्यू में भी अगर हम कंसिडर करें तो वो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 1 या 1 प्रोटोनिक चार्ज, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसका आंसर ये होगा 22। इलेक्ट्रिक करंट इज ए डैश क्वांटिटी। तो हम आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स जब पढ़ाएंगे उसमें अच्छे से इसको डील करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, पर ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। आप क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। 24, सेल्फ इंडक्शन इज ऑल्सो नोन एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Question number 25, 1 EV electron volt, EV means electron volt, is equal to 1.602 into 10 to the power minus 19 joule. Joule is the unit of energy. 26 नंबर हम देखते हैं, energy required to extract one nucleon from the nucleus. Nucleon मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो वन पेयर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस से निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहते हैं। Question number 27, at dash temperature an intrinsic semiconductor behave like a perfect insulator. तो at low temperature में ही intrinsic semiconductor insulator की तरह behave करता है। insulator मतलब जिसमें current flow नहीं होगा। तो at 0 Kelvin, 0 Kelvin is the absolute zero temperature. तो absolute zero temperature में ही intrinsic semiconductor behaves like a perfect insulator. तो इसी तरह हम ग्रुप बी को डिस्कस कर चुके हैं। अब ग्रुप सी की ओर। ग्रुप सी में आप क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, गिव इट्स यूनिट। तो इसका आंसर हम यहाँ लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस फ्रॉम, इसका डायरेक्शन हम लिखे हुए हैं फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बेसिकली प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट किसका है? चार्ज और उसके दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। इन दोनों का जो चार्ज है, चार्ज इसमें क्या लिखते हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो है 2 इंटू एल, टू लेंथ, एल इसमें लेंथ है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया P इक्वल टू Q इंटू 2L।
और इसका एसआई यूनिट आप इसी से निकाल सकते हैं। चार्ज का यूनिट होता है कूलम और लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो इसका एसआई यूनिट हो गया कूलम पर कूलम मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 29 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, राइट टू फैक्टर्स ऑन विच म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल्स डिपेंड्स। तो इसका आंसर हम देखते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स डिपेंड्स ऑन। म्यूचुअल इंडक्टेंस बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स में डिपेंड करता है, और उसमें से कुछ फैक्टर्स को हम इसमें लिखे हुए हैं, इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, ज्योमेट्री ऑफ टू कॉइल्स, साइज क्या है उसका, उसका शेप क्या है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, किस नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, किस तरह का मटेरियल है, इन बातों पे कॉइल्स म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स डिपेंड्स करता है। साथ ही डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, दोनों कॉइल्स के बीच में कितना डिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड करता है। साथ ही हम कैसे उसको प्लेस किए, किस ओरिएंटेशन में हम उसे प्लेस किए, तो उस पर भी डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, सॉरी 28 देख लिए, 29 देख लिए, क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं। अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव गॉट सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, एक्सप्लेन विच हैज ग्रेटर टोटल एनर्जी। इसमें बोल रहा है कि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों का डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है लैम्डा, वो दोनों बराबर है, तो किसके पास ज्यादा एनर्जी होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 30 को एक्सप्लेन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, हाँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m हम कंसिडर किए कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m, पार्टिकल का मास m है, हैविंग मोमेंटम p, इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 p स्क्वायर बाय m भी होता है, m इसमें मास है, p इसमें मोमेंटम है, तो p इक्वल टू हम लिख सकते, और p इक्वल टू हम √2m k भी लिख सकते हैं, इसमें k है काइनेटिक एनर्जी। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ हो गया लैम्डा इक्वल टू h प्लैंक्स कांस्टेंट, h डिवाइडेड बाय p और इक्वल टू h डिवाइडेड बाय √2m k। तो इसी से हम निकाल सकते हैं k इक्वल टू h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m लैम्डा स्क्वायर, 2m लैम्डा स्क्वायर। तो इससे आप अगर अकॉर्डिंग टू, अगर इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंसिडर करें इसे, तो लैम्डा इज कांस्टेंट फॉर बोथ द केसेस, मींस प्रोटॉन के लिए भी और इलेक्ट्रॉन के लिए भी, दोनों के लिए लैम्डा कांस्टेंट दिया हुआ है। तो k इक्वल टू हो गया आपका h स्क्वायर 2m लैम्डा स्क्वायर। तो जैसे कि इसमें आप देखें कि लैम्डा इज कांस्टेंट, देयरफॉर k काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो इससे हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं Kp मींस काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय, यहाँ देख सकते हैं आप, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन 1। ये लेस देन 1 कैसे आया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, मास ऑफ प्रोटॉन 1 से ज्यादा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की तुलना में मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है, तो इसके कारण ये दोनों का रेशियो जो होगा वो हमेशा लेस देन 1 ही आएगा। तो इसी के कारण हम ये लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन विच इज लेस देन 1। इससे हम सॉल्व करेंगे तो इससे ये निकलता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन is less than kinetic energy of electron, therefore kinetic energy of electron is greater than kinetic energy of proton। तो इससे आपको आंसर मिल चुका है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम 31 की ओर बढ़ेंगे, 31 की ओर बढ़ेंगे।